Assalamualaikum everyone, this is Asfar Hussain and I'm the program coordinator at Karachi Citizen Lab. Karachi Citizen Lab is an initiative of LMKT and we are housed at the National Incubation Center Karachi. और KCL जो है वो बेसिकली कराची सिटीजन लैब कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए कराची को रेजिलिएंट सिटी बनाने के लिए इदारा है। हमारा फोकस ये है कि सोशल एक्शन प्रोजेक्ट से और सोशल एंटरप्राइजेस पे ख़ास उनके साथ मिल के शहर के को भी अच्छा और रेजिलिएंट बनाएं और कम्युनिटी बिल्डिंग भी कर सकें। और हमारे पास हमारे साथ मिल के हमारे बिल्कुल कंधे से कंधा जुड़ के ज़बरदस्त काम जो किया है वो हमारे फेलोज़ ने किया है, जो कि हम इनोवेशन फेलोज़ कहलाते हैं। और हमारे उन इनोवेशन फेलोज़ में एक स्टार इनोवेशन फेलो हैं जिनका नाम है शहरोज़ शमीम और उनके स्टार्टअप का नाम है लिंगेस। शहरोज़ जो हैं वो एक इंजीनियरिंग की उन्होंने उनकी स्टडीज़ हैं फॉर्मली कंप्यूटर साइंसेज, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिफरेंट शोबों से मिलके भी के साथ जुड़ के भी काम करते हैं और उस्मान इंस्टीट्यूट में फैकल्टी भी हैं। और साथ साथ जो है उनका माइंड है कि ये जो किस तरह सस्टेनेबिलिटी ला सकें, किस तरह जो साइंस है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, उसमें उसकी एंटरप्राइज को सस्टेनेबल लेवल पे रखा जाए। और ये जितने हमारे पीस फेलोज हैं KCL के, उनमें इनका बहुत ही ज़बरदस्त तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है और शहरोज़ भी उनमें से हैं। सो आज का टॉपिक जो है जिसमें शहरोज़ जिस पर बात करेंगे वो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। और इनका लिंगेज भी जो है उसका देखा जाए तो इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो अब ज़्यादा आज के टॉपिक के बारे में भी, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी हमसे शहरोज़ शेयर करेंगे और हम शहरोज़ को और पूरे अपनी सारे व्यूअर्स को फॉर्मली वेलकम भी करते हैं। और ओवर टू यू शहरोज़। थैंक यू सो मच असफर भाई फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और KCL टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तमाम लोगों की जो क्वारंटीन में लाइफ स्टक हुई भी उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए और घर बैठे जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे असफर भाई ने बताया, आज का जो टॉपिक हमारा दैट इज़ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिटेल जानने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सैयद शहरोज़ शमीम, फाउंडर एंड CEO ऑफ लिंगिस। उसके अलावा उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेक्चरर हूँ। तो ये एक छोटा सा काम है जो मैं कर रहा हूँ। लेक्चरशिप या प्रोफेशनल करियर का आगाज़ मैंने 2014 में किया था, वाइल जो स्टार्टअप है इसको 2018 में मैंने परसूट किया। अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करते हैं तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से पहले जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है अकॉर्डिंग टू फॉर्मल डेफिनेशन। इसको प्रीवियस टॉक में भी डिस्कस किया था एंटरप्रेन्योरशिप को। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है या एक सेट है 3 प्रोसेस का, जिसमें आप चीज़ों को कर रहे होते हैं बिजनेस पॉइंट से। और कर क्या रहे होते हैं, सबसे पहले स्टेप में आप चीज़ों को डिज़ाइन करते हो, फिर उसके अगेंस्ट उसके प्रोटोटाइप या प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो और फिर उसके अगेंस्ट आप बिज़नेस रन कर रहे होते हो। तो अगर आप इस प्रोसेस में कर रहे हैं डिज़ाइन समथिंग विच इज़ योर ओन, उसको आपने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद अगर आप उससे बिज़नेस रन कर रहे हैं देन इट्स एंटरप्रेन्योरशिप। और जो लोग ये कर रहे होते हैं उसे एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। अब एंटरप्रेन्योर की जो बेसिक टाइप्स हैं उन टाइप्स के मुताबिक वी हैव स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसमें ये हो रहा होता है कि आपके पास जो भी रोज़मर्रा या फिर छोटे लेवल पर जो भी चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो फिर ये स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप होती है। फॉर एग्जांपल यू हैव मल्टीपल वेंडर्स जिनके साथ आप कोई वेंचर करने के बाद, कोलैबोरेशन करने के बाद फूड डिलीवरी शुरू करते हैं एक छोटे टाउन में, एक छोटा लेवल पर। और इसकी जो नीड है ये डेली बेसिस पर है कि आपकी जो ऑडियंस होगी वो एक कॉमन शहरी होगा, कोई इंटरप्राइज या फिर किसी इंडस्ट्री को आपने टारगेट नहीं किया होता, तो आप स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में होते हैं। इसके अगेंस्ट जो सेकंड बिजनेस होता है दैट इज़ स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि स्टार्ट में एक छोटा सा बिजनेस होता है
लेकिन उस बिज़नेस में इतना पोटेंशियल होता है कि इन फ्यूचर वो एक सस्टेनेबल और एक अच्छी कंपनी के तौर पर मुल्क की इकोनॉमी में और जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो उस तरीके के जो स्टार्टअप्स होते हैं वो स्केलेबल स्टार्टअप होते हैं। उसके बाद जो तीसरी टाइप थी दैट वाज लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि ये एक बड़ी कंपनी होती है जिसके अगेंस्ट मल्टीपल स्टार्टअप्स चल रहे होते हैं। अगर आप इसको ओवरऑल एक अम्ब्रेला में देखें तो ये एक कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। और अगर आप इसको फर्दर इसको लो लेवल पर जाकर देखेंगे तो ये 5, 6, 10, 12, 15, 20 मल्टीपल स्टार्टअप्स होते हैं जो कि कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। और जो फोर्थ वन है ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। जो फर्स्ट थ्री टाइप्स एंटरप्रेन्योरशिप की, इनका फोकस होता है कि ये जो भी काम कर रहे होंगे ये इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे होते हैं। वाइल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वन जिसका सेकेंडरी काम होता है कि आपने इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली क्या काम किया। इसका काम ये होता है कि आपने इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितना ज़्यादा सस्टेनेबल काम किया, आपका जो काम है उसने कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो इम्पैक्ट यहाँ प्रियोरिटी होती है। तो इसके बाद अगर फर्दर बात की जाए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है, व्हाट इज़ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? So social entrepreneurship is an approach by individual, group, startup companies or entrepreneurs in which they develop, fund and implement solution to solve cultural and environmental issues. Like अगर आप देखें तो we have multiple social, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जिसके अगेंस्ट इंसान की जो ज़िंदगी है वो मुतासिर हो रही होती है। इंसान की अगर इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तो सिर्फ इंसान नहीं, जो इस प्लैनेट पे लाइव है उस लाइफ को इम्पेक्ट कर रही होती है ये प्रॉब्लम्स। तो अगर आप इस प्लैनेट पे रहने वाले तमाम जानदार के लिए कोई भी एक ऐसा काम करते हैं जो काम उनकी लाइफ में बेहतरी कर सके, तो आप जो काम कर रहे होंगे वो सोशल कर रहे होंगे या इन्वायरमेंट की बेहतरी कर रहे हो तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के अगेंस्ट कर रहे होंगे। और आपका जो भी प्रोजेक्ट है अगर आप इसको स्टार्टअप लेकर आएंगे तो आप एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के कैटेगरी में लाए कर रहे होंगे। जो सोशल प्रॉब्लम होती है, सोशल प्रॉब्लम का मतलब लाइक अभी देखें तो सोशलाइजेशन में एक बड़ा इशू ये आया हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है हमें। तो अब अगर आप कुछ ऐसे टूल्स डेवलप करें जिससे ये डिस्टेंसिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं इसको अगर आप कैटर कर सकें विद ऑल कवरिंग द मेजर्स के जो भी मेजर्स है कोरोना के आप उनको लेते हुए, तो अगेन ये आपने सोशल प्रॉब्लम थी उसके अगेंस्ट कोई अच्छा सोल्यूशन प्रपोज किया होगा। कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी कल्चरल वैल्यूज़ की बात करें तो यूजुअली हम फीमेल से शेक हैंड नहीं करते हैं। हमारी ग्रीटिंग स्टाइल्स नॉर्म्स कुछ और हैं और फॉरेन में कुछ और हैं। तो अब अगर इसको आप लेवल करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं या व्हाटएवर आप कोई भी कल्चरल चीज़ को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं तो ये। दूसरी चीज़ अगर कल्चरल की बात करें तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिंध है वो बहुत ज़्यादा रिच है। अब अगर आप उसकी कल्चरल चीज़ों को प्रमोट करने के लिए कोई स्टार्टअप करते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप सिंध की जो भी हिस्ट्री और जो भी उनकी कल्चर है उनकी प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, ना कि पैसे कमाने के लिए, तो भी ये एक सोशल कॉज है। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ में फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांटिंग ड्राइव्स करवा रहे हैं आपका स्टार्टअप से, प्लांटिंग के अलावा आप कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं कि ये जो एग्रीकल्चर है ये स्ट्रांग हो सके, तो इस तरीके के जो स्टार्टअप्स होते हैं ये यूजुअली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के जो अम्ब्रेला उसमें आ रहे होते हैं। अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की फर्दर अगर बात की जाए जो प्रैक्टिकल उसमें, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यूजेस बिजनेस। अगेन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी एक टाइप है बिजनेस की, या बिजनेस को एज टूल यूज करते हैं फॉर व्हाट, टू ऑफर न्यू आइडियाज फॉर वाइड स्केलेबल सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अपने बिजनेस को आप इस तरह से मोल्ड करते हैं या इस तरह से डाइवर्ट करते हैं, उसके अंदर वो पोटेंशियल इन करते हैं जिसके बाद आप उसको वाइडली स्केलेबल करते हैं ताकि इन्वायरमेंटल और जो सोशल इम्पैक्ट है उसको इम्प्रूव किया जा सके। उसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कैरी करते हुए जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है आप उसको बेहतर कर सकें। उसके अलावा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यूनाइट्स द पैशन ऑफ सोशल मिशन with an image of business like discipline, innovation and determination। जो ज़्यादातर सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जब ये लॉन्च करते हैं अपने वेंचर्स को, तो इसमें जो मेन चीज़ होती है दैट वाज इनोवेशन, और उसके बाद जो चीज़ इनको करनी पड़ती है दैट इज़ रिस्क टेकिंग अप्रोच। यूजुअली ये वो बिज़नेस होता है जिसमें आप कोई भी काम करेंगे आपको तो आपको फाइनेंशियल बैक चाहिए होती है। अगर आप कोई दूसरे किस्म के स्टार्टअप्स में हैं
तो आपकी मनी जनरेशन एक चैलेंज तो है, लेकिन वो सोशल के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। तो सोशल में ये होता है कि आपके जो इक्वेशन बैलेंस होती है वो आपकी बैलेंस शीट नहीं होती, वो आप इम्पैक्ट को बैलेंस कर रहे होते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो ये एक रिस्क टेकिंग अप्रोच होती है। यूजुअली इसमें चांसेस या रेट ऑफ फेलियर थोड़े से हाई होते हैं, लेकिन इसमें अगर आप ठीक प्लानिंग के साथ चलें तो अवेलेबल फंड्स हैं, ग्रांट्स हैं, उनके साथ आप काम करें तो फिर आप बेहतर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा जो थर्ड और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, दैट इज़ द एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन। आप जो भी काम कर रहे हो वो सस्टेनेबल वे में कर रहे हो, उसकी सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है आज एक्स अमाउंट यूटिलाइज करते हुए, और वो आज से 2 महीने बाद अगर दोबारा एक इशू बनकर सामने है, तो ये सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं था। सस्टेनेबल सोल्यूशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में जो रेलवे ट्रैक्स हैं, ये पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश ने यहाँ पर डिप्लॉय किया था, और वो आज तक तकरीबन 90% सेम पैटर्न के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो उस वक्त जो उन्होंने प्लानिंग की थी वो एक सस्टेनेबल प्लानिंग थी, जो आज से तकरीबन 70-75 साल बाद भी वो सस्टेन कर रही है। तो इसमें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको, उसके सोल्यूशन को स्पेशली सस्टेनेबल होना ज़रूरी होता है, ताकि जो भी आप फंड या ग्रांट अवेल कर रहे हैं उसको एक लॉन्ग टर्म प्लान के मुताबिक आप यूटिलाइज कर सकें। उसके बाद अगर सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए तो एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी है क्या चीज़? तो सस्टेनेबिलिटी की जो डेफिनेशन मिलती है वो ये मिलती है कि एक मिनिमम कॉस्ट को या कांस्टेंट कॉस्ट को यूज़ करते हुए जो भी प्रॉब्लम है उसको लॉन्ग टर्म तक आप सॉल्व करें। ऐसी प्रॉब्लम जिससे जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, यानी कुदरत का जो निज़ाम है, वो बेहतर चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। और जब 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो 21st सेंचुरी से सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होकर ये बायोस्फीयर के गिर्द आ गई है। बायोस्फीयर का मतलब ये है कि बायो इज़ लाइफ, और स्फीयर का मतलब जो ग्लोब है या जो अर्थ प्लैनेट है, इस प्लैनेट के अगेंस्ट जो ज़िंदगी है, वो चरिंद परिंद की ज़िंदगी हो या फिर घास पौधों की हो या इंसान की ज़िंदगी हो, इस ज़िंदगी को और ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और इनकी एग्जिस्टेंस को सिक्योर करने के लिए आप जो भी काम कर रहे होंगे वो सस्टेनेबिलिटी मॉडल्स के अगेंस्ट होंगे, उसमें लाई करेंगे। सस्टेनेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? सो सस्टेनेबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें जो आपके पास जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी होती है, सबसे पहली चीज़ ये आ रही होती है कि आप इसमें इन्वायरमेंटल क्वालिटी को ऐड कर रहे होते हो, इसको इंक्लूड कर रहे होते हो। उसके बाद आप जो भी काम करोगे इसमें कोई आप ऐसा काम नहीं करोगे जो टॉक्सिक हो इन्वायरमेंट के लिए। तो इन्वायरमेंट को अगर आपको लॉन्ग टर्म तक बचाना है, अपने कंज्यूमर्स को सेव करना है, तो फिर सस्टेनेबिलिटी होनी लाजमी है। अब अगर सस्टेनेबिलिटी की फर्दर बात करें तो सस्टेनेबिलिटी को 3 पॉइंट्स में फर्दर एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है फोकस्ड गुड फॉर गुड। अगर आपको सस्टेनेबिलिटी लानी है तो वो इस तरीके से होता है कि फोकस्ड गुड फॉर गुड। आप कहीं पर अगर फॉर एग्जांपल लाइफ को प्रिक्योर करना और वहाँ पर लेट से वाटर के क्राइसिस हैं, और वाटर की क्राइसिस के साथ साथ मे भी वो किसी और चीज़ में वहाँ पर वो जगह रिच है, तो आप वहाँ से उस चीज़ को एक्सपोर्ट करें और जो नेसेसरी चीज़ है वहाँ पर या जिनकी नीड है उस नेसेसिटी को आप फुलफ़िल करें। तो इट्स अ ट्रेड बिटवीन गुड टू गुड। और इसमें अगर आपने कुछ पार्टनर किया हुआ है या कुछ इनोवेशन के साथ इसमें कुछ आप कर रहे होंगे तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो रही होगी आपके फोकस गुड फॉर गुड में। इसी तरीके से स्टीलिंग अ सस्टेनेबल पोर्टफोलियो। और थर्ड है आप अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करें जो कि आपके सस्टेनेबल पैटर्न में लेकर चल रहा हो चीज़ों को। अब अगर बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से अचीव की जा सकती है, तो सस्टेनेबिलिटी के 3 यूँ समझिए डायमेंशंस हैं। आप इन 3 डायमेंशन में से किसी भी डायमेंशन में काम करके या तीनों में काम करके सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं, जिसमें से पहला है सस्टेनेबल प्रोडक्ट। आपकी जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उस प्रोडक्ट को आप इस तरह से डेवलप करें कि वो सस्टेनेबल हो। दूसरी चीज़ ये है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं, आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो आपकी सर्विस ऐसी हो जो सस्टेनेबल हो और आपकी जो भी प्रैक्टिस है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस के थ्रू लोगों को आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हो। थर्ड थिंग इज सस्टेनेबल प्लांट्स। सस्टेनेबल प्लांट्स में ये कि आपने जितने भी अपने बिजनेस प्लांट्स किए हैं
उन बिजनेस को प्लान करते हुए आपने जो भी मॉडल फॉलो किया वो मॉडल सस्टेनेबल मॉडल हो। तो ये 3 चीज़ों में से अगर आपने किसी को भी किया हुआ है तो आप आहिस्ता-आहिस्ता सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर रहे होंगे। उसके बाद फिर बात होती है कि सस्टेनेबिलिटी की प्रायोरिटीज़ हैं। तो सस्टेनेबिलिटी की सबसे जो हाई प्रायोरिटी होती है दैट वाज़ एनवायरनमेंट, कि अगर आप कुछ सस्टेनेबल काम करना चाह रहे हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे। और बहुत अच्छी बात होती है अगर आप एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए कुछ करें। अगर आप एनवायरनमेंट को बेहतर नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ को तो आपने कंफर्म करना है कि आप एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे। तो मे बी आप कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बना लें और जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके डोमेन में काम कर रहे हैं आप उनसे चेक लें कि क्या वो एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं कर रहे। तो अगेन आपका एक काम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर शुरू हो जाएगा कि आपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कोई काम शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो कंजर्वेशन सेंटर्स हैं, लाइक अगर पांडा की बात की जाए तो बहुत कम क्वांटिटी रह गई है। अब जो काम किया जा रहा है वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, किया जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए काम किया जा रहा है, उसको सस्टेन किया जा सके। इसी तरीके से और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं वो इसमें काम कर रही हैं। उसके बाद अगर इसको टेक्नोलॉजी में देखते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज़ ऐसे होती हैं जिनके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनको वो डिसमेंटल करने के लिए, उनको वे ऑफ करने का उनके पास क्या मेथड, क्या प्रोसीजर अवेलेबल है। तो अगर वो स्टैंडर्ड्स को मीट करता हुआ है तो फिर वो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे होंगे, अदरवाइज़ वो इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं होंगे। इसी तरीके से जो व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, तो उसके अगेंस्ट अगर आप कोई काम कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें फ्यूल जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर यूज़ हो रहा होगा, वो इन्वायरमेंट के लिए एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले वो बेहतर है। तो ये इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम है और ये एक सस्टेनेबल काम है। सेकेंड थिंग इज़ सोशलाइजेशन, सोशल, कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों की जो कल्चरल या सर्विसेज हैं वो बेहतर हो रही हैं, कम्युनिटी स्ट्रांग हो रही, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सेकंड प्रायोरिटी होती है जो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के उसमें आती है। सेकंड, थर्ड इज़ इकोनॉमी, कि आप कुछ ऐसा काम करें कि एनवायरनमेंट तो बचाना है लेकिन एनवायरनमेंट बचाने के लिए जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव काम करना है, या फिर कुछ ऐसा काम करना है जिसमें जो इकोनॉमी है वो एक कांस्टेंट वे में आए, उसमें कुछ ऐसा ना हो कि जो फ्लक्चुएशन होती है या जो महंगाई आती है, इन्फ्लेशन होती है, इसको आप एक पैटर्न के मुताबिक कांस्टेंट कर सकें। तो ये तीन गोल, तीन प्रायोरिटीज़ होती हैं सस्टेनेबिलिटी की। इन तीन प्रायोरिटीज़ के बाद अगर तीन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में जो चीज़ है वो है वेलबींग ऑफ ह्यूमन, यानी पीपल। अब पीपल की हेल्थ एंड सेफ्टी का आपने ख्याल करना है, जो भी कोड ऑफ एथिक्स हैं उनको आपने कंप्लीट मेजर करना है, उसमें कुछ भी आप ऐसा ना कर रहे हो कि आप किसी की एथिकल वैल्यूज़ को हर्ट करें। उसके बाद जो डाइवर्सिटी इंक्लूजन है इसके ऊपर आपने काम करना है, देन कम्युनिटी इंगेजमेंट्स, और आखिर में सप्लायर अश्योरेंस। जो सेकंड इसमें चीज़ आ जाती है वो आती है प्लांट्स। प्लांट्स का मतलब ये होता है कि ग्रीन लाइफ। इसमें आप जो इकोनॉमी है उसको आप सर्कुलर इकोनॉमी में लेकर आते हैं, इको सिस्टम को या इको टारगेट करते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को। एनर्जी अगर आप एफिशिएंसी के साथ यूज़ कर रहे हैं या रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो फिर वो सेकेंडली ऑब्जेक्टिव्स में आती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि प्रॉस्पेरिटी, कि जो आपके पास इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस और बाकी तमाम चीज़ें, आप इनको फिर जो मेजर कर रहे होते हो वो आप अपने थर्ड ऑब्जेक्टिव्स में कर रहे हो। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेलबींग ऑफ ह्यूमन, आप इंसान की ज़िंदगी को बेहतर करते हो। उसके बाद फिर सेकंड इन्वायरमेंट है आपके पास, एंड थर्ड जो फिर है वो प्रॉस्पेरिटी है। उसके बाद हमारे पास ये 5 पिलर्स हैं सस्टेनेबिलिटी के, जिसमें अगेन पीपल, पीपल के बाद जो है वो प्लांट्स, देन पार्टनरशिप, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो 5 पिलर्स हैं, ये 5 पिलर्स के अंदर मल्टीपल गोल्स या मल्टीपल वर्क निकलते हैं जिसमें, या फिर डोमेन्स निकलते हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो ये जो 5 पिलर्स हैं, इन 5 पिलर्स के अगेंस्ट आपके पास सस्टेनेबिलिटी गोल आते हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो वो ऑफर कर रहे होते हैं, उसको भी अभी देखेंगे। मेन सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड पिलर्स जो हैं वो ये 5 हैं: पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट, पार्टनरशिप एंड पीस। अब इनसे जो ड्राइव, अच्छा इनके जो ये कलर कोड्स हैं, ये कलर कोड्स भी यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड है,
जहाँ पे भी यूज़ होते हैं वो फिर इन कलर कोड्स के साथ यूज़ होते हैं। सेम कलर पैटर्न के पास जो यूनाइटेड नेशन ऑफर करता है सस्टेनेबिलिटी गोल्स, वो उन 5 पिलर्स से एक्सट्रैक्ट करके ये देता है। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए पीपल की, तो पीपल के लिए कौन कौन से गोल्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल नो पुअर्टी, जो फर्स्ट गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि आपकी डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि पुअर्टी को आप रिड्यूस कर दें, ख़त्म कर दें। ज़ीरो हंगर, देन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो इस तरीके से ये 17 गोल्स हैं। अगर आप इन गोल्स में से किसी एक में भी काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो सकती है। और अगर आप जो काम कर रहे हो कंफ्यूज हैं कि फॉर एग्जांपल आप मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं गार्बेज का, वो किस तरीके से किस पैटर्न में इसमें मैप हो रहा है। तो इसमें वेलबींग एंड हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये बात करूँ तो मुझे अपने प्रोडक्ट की एक डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ गोल नंबर 16 की, दैट इज़ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो अगर मैं पीस की बात करूँ तो एक स्मार्ट बिन पीस किस तरह से मेंटेन कर सकता है या पीस के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगेन पीस है तो पीस के लेवल्स होते हैं। पीस का मतलब एक वो पीस होती है जो वॉर हो जाती है तो उसके अगेंस्ट जो भी आप काम कर रहे हो वो। दूसरा पीस वो पीस जो कि पीस लाने के लिए इकदाम होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉर हो गई, अब वॉर में अमन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये कि अब कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल लाइफ चल रही है, मैं अपने घर पे आपको सेशन दे रहा हूँ, तो मुझे जो मेंटली टेंशन है वो टेंशन भी मेरे मेंटल पीस को डिस्टर्ब करती है। तो मैं कोई ऐसी थेरेपी सर्विसेज शुरू कर दूँ या मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू कर दूँ कि वो जो मेरा स्ट्रेस है, जो मेरे मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके लिए भी काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसमें अपनी प्रोडक्ट को मैप कर सकते हैं और अपने जो भी स्टार्टअप है उसको आप सस्टेनेबल स्टार्टअप या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आप उसको मैप कर सकते हो। और मैं चाहूँगा कि अंदील जो है वो इस चीज़ के चैम्पियन है। अगर आप चाहें तो अंदील की सर्विसेज और उनकी हेल्प को भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्टार्टअप को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मैप करने में। अब अगर बात करें पाकिस्तान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्या काम हो रहा है, तो अगेन कलर कोड वाइज बताया था आपको, ये स्टैंडर्ड है। तो मैप पे आप देखें तो आपको जो कलर नज़र आ रहे हैं हमारे पास इस डोमेन में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं नो पुअर्टी की बात करूँ तो आपके पास बहुत बड़ा रूम है, आप इस पर काम कर सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन पे पाकिस्तान में आप बहुत अच्छा काम होना शुरू हो गया है। तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसमें आप अपने रूम्स बना सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को कैरी कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं हम क्या कर रहे हैं और हम किस तरीके से सस्टेनेबल हैं उसकी, तो लिंगिस की जो प्रोडक्ट एस्ट्यूट विंग, इसकी बात करते हैं। ये जो एक स्मार्ट मॉनिटरिंग एंड गार्बेज ट्रीटमेंट सिस्टम है, किस तरीके से काम करता है और ये किस तरह से सस्टेनेबल है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट ज़रूरी होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोगों के पास जो क्रिटिकल थिंकिंग के बाद हमने एक्सट्रैक्ट की थी प्रॉब्लम, दैट इज़ इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑफ गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्शन के लिए ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, वो एफिशिएंट नहीं है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद सेकेंडरी प्रॉब्लम्स जो आ रही होती है वो आती है पुअर मैकेनिज्म ऑफ गार्बेज ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। उसके बाद अब अगर गार्बेज कलेक्ट नहीं हो रहा और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रही तो एयर पोल्यूशन और फिर उसके अगेंस्ट होने वाली रिस्पायरेटरी डिजीजेज। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम आ रहा जो हमने फाइंड आउट की थी वो ये कि अगर ऑन टाइम या फिर गार्बेज ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से जो बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स वगैरह जो ह्यूमन हेल्थ के लिए एक ठीक नहीं है, मुज़र सेहत चीज़ें, तो इनकी अफजाइश के लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। फिर जो गार्बेज क्योंकि हमारे पास सॉर्टेड नहीं होता, मिक्स गार्बेज होता है, तो उसको जो हैंडल कर रहे होते हैं उसके हैंडल करने के लिए जो लोग उसमें एक्सपोज होते हैं उनकी हेल्थ रिस्क, अगर हाथ कट जाए तो इन्फेक्शन, नहीं कटे तो भी जो प्रोटेक्शन वो ले रहे होते हैं उससे भी उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा स्टेक रिस्क पे होती है। तो एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो अगर इन प्रॉब्लम्स को कैटर कर ले या किसी हद तक रिड्यूस मिनिमाइज कर ले तो वो मे बी एक सस्टेनेबल होगी, क्योंकि वो ह्यूमन वेलबींग के लिए काम कर रही होगी, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए काम कर रही होगी।
तो जो सोल्यूशन है वो हमने बनाया, दैट इज़ अस्टूड बिन। तो सबसे पहले जो इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, हमने उस एटीट्यूड की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। वो एटीट्यूड जिसके वजह से लोग अपना काम ठीक से नहीं करते थे, और उस मॉनिटरिंग के बाद जो हमारा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर, वो एट द एंड आपको प्रपोज करता है कि इस वर्कर ने आपकी जो इस एफिशिएंसी के साथ काम किया, तो एट द एंड जो इसका पॉइंट है या फिर जो भी इसकी परफॉर्मेंस मेजर है वो इतने परसेंट है, जिसको आप उसकी सैलरी और बाकी तमाम चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर गार्बेज, और गार्बेज की जो नेचर है वो कितना ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी कि उसको कितने जल्दी रिमूव करना है, और रिमूव करना है या नहीं करना है, इस चीज़ की डिसीजन आसानी के साथ हो सकें। और अगर इन सिस्टम के बाद भी कोई ह्यूमन रिसोर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उसके अंदर सेल्फ ट्रीटमेंट यूनिट के, जब तक उसके अगेंस्ट इंसान उसको फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है, उसकी मोबिलिटी नहीं है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसके जो भी हार्मनेस है उसको रिड्यूस कर सकें उसका सेल्फ ट्रीटमेंट यूनिट। उसके बाद ये तो प्रॉब्लम के अगेंस्ट सोल्यूशन आ गया। जब इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो इसके अगेन, इसके साथ फिर कौन कौन सी ऐसी वैल्यू एडिशंस है जो हम अपने यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं। उन वैल्यू एडिशंस में फॉर एग्जांपल, अगर आपका गार्बेज सॉर्टेड होगा तो उसकी रिसाइकलिंग आसान होगी। इसी तरीके से वैल्यू एडिशन, अगर आप प्रॉपर्ली इन तमाम चीज़ों को करेंगे तो आपकी सराउंडिंग क्लीन होगी और बैड ऑर्डर नहीं होंगे उसमें, और बेहतर होगा। जब हमने इन तमाम चीज़ों को किया तो हम डिफरेंट पॉइंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, कहाँ हमने डिप्लॉयमेंट की है। तो उसके अगेंस्ट जब आप उसको कलेक्ट करने जाएंगे तो एक ऑप्टिमाइज्ड रूट प्लान आपके पास होगा, जो कि कॉस्ट एफिशिएंट प्लान होगा कि किस वे में आपको किस वक्त जाके किस गार्बेज को खाली करना है। उसके बाद जो कि हमारे पास नहीं हो रही होती, गार्बेज की रिकॉर्ड कीपिंग, कि कितना गार्बेज किस एरिया से प्रोड्यूस हो रहा है, किस घर से कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो लाइक जिस तरह से बहुत से कंट्रीज़ में ये होता है कि आपके पास एक फिक्स कोटा होता है, अगर आपने इस कोटे में रहते हुए गार्बेज प्रोड्यूस किया, इट्स फाइन। अगर आपकी ओवर प्रोडक्शन है तो फिर गवर्नमेंट जो आपसे चार्ज करती है उसकी हैंडलिंग कॉस्ट जो भी होती है। तो अगेन रिकॉर्ड कीपिंग होगी जो फर्दर स्ट्रेटजी या फिर डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकेंगे। हाउ इट वर्क्स, इसके 3 फेजेस हैं: गार्बेज मॉनिटरिंग, देन एचआर मॉनिटरिंग, और सेल्फ ट्रीटमेंट। की डिफरेंशिएटर जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनमें और हम में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि सेल्फ ट्रीटमेंट यूनिट और कहीं नहीं होता। उसके बाद एचआर परफॉर्मेंस फैक्टर जो है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी इवैल्यूएशन नहीं हो रही होती। थर्ड थिंग इज़ गार्बेज मॉनिटरिंग, गार्बेज की जो नेचर है उसके कितना ज़्यादा रॉट हो चुका है और कितना ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ के लिए टॉक्सिक हो चुका है, उसकी मॉनिटरिंग। और फोर्थ, अगर कभी हम स्मार्ट सिटी की तरफ जाते हैं और अपने शहर को स्मार्ट करना चाहते हैं तो एक उसके लिए इंटीग्रेशन पोर्टल होगा जिसमें आपके पास विजिबिलिटी होगी मैप के ऊपर कि आपके शहर में जो गार्बेज उसकी स्टेट क्या है। दीज आर द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स। प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन गार्बेज कलेक्शन, कि अगर आपके पास लेट से 100 बिन्स हैं, उन 100 बिन्स में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस ऑर्डर में आपने गार्बेज को कलेक्ट करना है, वो आपको यहाँ से पता चल रहा होता है। देन ऑप्टिमाइज एंड फ्यूल एफिशिएंट राउटिंग। उसके अलावा जो रिस्पॉन्स टाइम है आपके ह्यूमन रिसोर्स का वो इम्प्रूव होता है, और एंड टू एंड एक बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा होता है यूज़र को। और ओवरऑल जो भी डिज़ाइन है ये एक प्रॉफिटेबल डिज़ाइन है। हाउ प्रोडक्ट लुक लाइक, ये इसका वर्किंग फ्लो है, किस तरह से काम हो रहा होगा स्ट्यूड बिन में। ये इसके यूज़ केसेस है, कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। सो रेस्टोरेंट्स, शिप, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, सिटी। यूज़र बेनिफिट्स, जो हाइजेनिक इन्वायरमेंट और हेल्थ की जो एश्योरेंस है वो से हो रही होगी। 37% जो अभी कॉस्ट आ रही होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें सेविंग है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स की जो परफॉर्मेंस है उसमें 40% तक इम्प्रूवमेंट। देन ऑन टाइम गार्बेज रिमूवल। देन हैंडलिंग कैपेसिटी ऑप्टिमाइजेशन, आप जो गार्बेज कलेक्टर्स उनकी जॉब को आप शिफ्ट्स में या फिर टाइम वाइज स्प्लिट करके जो भी आपकी हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और एट लास्ट आपके पास रियल टाइम डाटा होगा इन तमाम मॉनिटरिंग का। ये मार्केट एनालिसिस है। और अब अगर हम बात करें तो इस प्रोडक्ट को जब सस्टेनेबिलिटी गोल की बात करते हैं तो गोल पे किस पे मैप किया। तो नो, अगर आप देखें फर्स्ट है, फर्स्ट में आपको बहुत डल इमेज नज़र आ रही होगी। हमने इसको मैप इस तरीके से किया, जो जितना ब्राइट है वो उतना ज़्यादा मैप हो रहा है, जो जितना ज़्यादा डल है वो उतना कम है। तो अगर मैं नो पुअर्टी की बात करूँ तो नो पुअर्टी डायरेक्ट मैप नहीं हो रही।
इसमें ये होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब लोगों को जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करेंगी तो मे बी इसमें एक छोटा सा पार्शियल कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन ये डायरेक्ट मैपिंग नहीं है, फर्स्ट मैप नहीं होगा। फर्स्ट मैप किस पे हो रहा है? गोल नंबर 3 विच इज़ गुड हेल्थ एंड वेल बींग। सिमिलरली इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैप हो रहा है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के ऊपर मैप हो रहा है। पार्शियल मैपिंग में हमारे पास लाइक पीस मैंने पहले डिस्कस किया था, पीस के ऊपर मैप हो रहा है। इसी तरीके से लाइफ ऑन लैंड के ऊपर मैप हो रहा है, लाइफ ऑन लैंड को थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा होगा। क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो गार्बेज के अगेंस्ट हो रहे होते हैं, कार्बन प्रोडक्शन के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल आप जो कचरे जल रहे होते हैं उसके अगेंस्ट, इसमें कुछ काम होगा तो क्लाइमेट एक्शन के लिए कुछ मैपिंग हो रही होगी। तो इस तरीके से आप अपने स्टार्टअप को इसके ऊपर मैप कर सकते हो। अब उसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल इम्पैक्ट आपके पास आ रहा होगा, पोटेंशियल इम्पैक्ट एस्ट्यूट पिन के बाद है रिडक्शन इन रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हेल्दी क्लीन एंड हाइजेनिक एनवायरनमेंट, पोल्यूशन फ्री सराउंडिंग टू लिव। दीज आर द पोटेंशियल इम्पैक्ट। अगर आपने कोई अमाउंट इन किया, इन्वेस्ट किया, तो उसके अगेंस्ट व्हाट यू आर गेटिंग इज दिस। अब अगर इसी तरीके से बात करें कार पुलिंग ऐप लाइक वी हैव करीम, उबर एंड मैनी मोर, तो इसको सस्टेनेबल किस तरीके से किया जाता है, सस्टेनेबिलिटी मॉडल के ऊपर किस तरह से रखें। तो फॉर एग्जांपल इसकी एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल होती है कि इसमें दो पार्टीज़ होती हैं। एक जो होते हैं वो कार कैप्टन्स होते हैं, एक ऐसे होते हैं जिनको कार पुल करनी होती है, जो कस्टमर होते हैं जो इस सर्विस को अवेल करेंगे। तो कार कैप्टन्स चार्ज करते हैं कस्टमर्स के साथ ताकि वो कस्टमर उनकी सर्विस को अवेल कर रहा हो। तो इसको अगर सस्टेनेबल करना है और हर एक के लिए अवेलेबल करना है तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि आप कार के अंदर एक स्क्रीन लगाते हैं जिसके ऊपर एड्स डिस्प्ले करें। एड एजेंसी पे कर रही होगी कस्टमर के बिहाफ पे कैप्टन को। क्यों पे कर रही होगी? क्योंकि जो भी कस्टमर है वो उसके ऐड के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, जो भी उसकी टारगेट ऑडियंस है। तो एड्स के लिए उन्होंने वैसे ही इन्वेस्ट करना होता है, तो वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो इससे ये होगा कि अगर मैं एज यूज़र किसी 1 2 3 4 एड्स को व्यू करता हूँ उस कार के अंदर, तो वो मेरे पॉइंट्स गेट हो रहे होंगे, जिसके अगेंस्ट जो मेरी राइट है वो राइट फ्री हो सकती है। तो अब अगर मेरे पास पैसे नहीं भी हैं, अगर मैं पुअर्टी के अंदर भी हूँ, तो आपने इसके थोड़ा सा इस पर काम कर लिया कि जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी इस चीज़ को करना चाहें तो कर सकते हैं, और जिनके पास है भी तो वो नो पुअर्टी का मतलब ये कि वो अपने अमाउंट को सेव करके किसी ज़्यादा अहम जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कार पुलिंग ऐप को भी आप एक सस्टेनेबल पैटर्न के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और एट द एंड जो भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स का कि अर्थ इज़ फाइन प्लेस एंड वर्थ फाइटिंग फॉर। ज़िंदगी गुजारने के लिए अर्थ जो है वो एक बेहतरीन जगह है और इसको बचाने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। और यही स्लोगन भी है लिंगिस का। तो यहाँ तक थी फॉर्मल प्रेजेंटेशन। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मोर देन वेलकम। जी, to start with, Abdul Wahab का question है, if we want to get sustainable development, first of all we have to create a thought what to do or how to start. My question is that how can we generate a thought that can lead us to a successful pathway? यस, इसमें ये होगा कि आपके पास बिल्कुल से इस तरह से थॉट नहीं आएगा कि आपने एक प्रॉब्लम देखी और उसके लिए आपने बिल्कुल सस्टेनेबल फर्स्ट डिज़ाइन ही सस्टेनेबल डिज़ाइन कर दिया। आप इसमें प्रोग्रेसिव वे में चलते हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आप विटनेस करें 10 प्रॉब्लम में से, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे जो सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो डैमेज हो रहे हैं। तो आप उन प्रॉब्लम को हाईलाइट करें, उन प्रॉब्लम के कॉजेज़ देखें, उसके रीजंस क्या हैं। उनके रीजंस के अगेंस्ट आप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी कंसीडर करते हुए देखें कौन से बेहतर तरीके ऐसे हो सकते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दूँ। फॉर एग्जांपल अभी जो लोग राशन ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अल्लाह के नेक काम में हेल्प भी कर रहे हैं उन्हें। तो अगर आप इसके अगेंस्ट को एक सिस्टमेटिक वे में काम करें और इसको मैप करना चाहें नो पुअर्टी, और आप इस चीज़ को इस तरीके से लेके चलें कि आज अगर कोरोना नहीं भी है तो भी ये काम होना चाहिए, और सिर्फ ये कराची में, सिंध में, पाकिस्तान में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ होना चाहिए। तो आप एक सोशल फोरम बना दें लाइक फेसबुक, इस तरह से कुछ इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट। अब आप फिर इसको मैप कर लें इसके ऊपर। तो इसमें ये होता है कि आप जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को किस एंगल से देखते हैं। तो उससे पहले आपको गोल्स स्टडी करने होते हैं
और फिर उन प्रॉब्लम्स को फोकस करना होता है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। और किसी के कोई क्वेश्चन असफर भाई? मैं चाहूँगा अंदील अगर हैं, अंदील आप इसमें कुछ हाँ, कंट्रीब्यूट अंदील तो करना चाहें एसडीजी के जो हैं सस्टेनेबल वो डेवलपमेंट में। एसडीजी स्पेशलिस्ट हैं, और वो आपकी इनका अगर अगर इनसे दिल से पूछें आप, तो ये मेरे ख्याल से सारे इदारों में सिर्फ एसडीजी नाफिज करेंगे, बाकी और काम उनके बंद करवा देंगे। नहीं, मेरी आज थोड़ी देर बात हुई थी मेरे दोस्त से, वो यूएन में होते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है यार, एसडीजीज हो गए तो इसके बाद क्या आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बाद? सो रिस्टोरेटिव और रीजनरेटिव डेवलपमेंट गोल्स पे अब काम शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी वैसे अब आगे तो शायद मुश्किल ही चलेंगी कोविड के बाद। ये आपने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया है। बाकी थोड़ा सा अगर बता सकें कि मैं इस पे आपसे कल भी मैंने ग्रुप में पूछा था कि जो इनोवेशन है, या जिसे आप कह सकते हैं ना कि जब हम हैक करने की बात करते हैं, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हैक कैसे कर सकते हैं? इस पे कुछ बता सकते हो कि माइंडसेट की बात होती है, डेवलपमेंटल सेक्टर वालों का खास स्पेसिफिक माइंडसेट होता है, एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट होता है, तो इंजीनियर्स का माइंडसेट क्या कहता है कि 17 एसडीजीज है, उनके स्पेसिफिक इंडिकेटर्स वगैरह हैं। आप इसमें जैसे अभी आपने एक बात बताई कि जी अगर हम जो राशन ड्राइव्स हो रही हैं उनको सिस्टमेटिकली करें, तो इसके अंदर अगर कहीं कोई जिसे कह सकते हैं कि रिसोर्सेज ज़ाया हो रही हैं तो वो बच जाएंगी, और जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तक पहुंच जाएंगे। ये एक आइडिया है। इस तरीके से और कोई कुछ टिप्स बता सकते हैं कि जो 17 एसडीजीज हैं उनको हम हैक कैसे कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इस पर भी राय दे दें। इसमें सबसे पहले तो आपको जो 17 गोल्स हैं, इनको और इनके जो की इंडिकेटर्स हैं, इसको आपको बहुत अच्छी तरह स्टडी करना होगा। सबसे पहले तो आप इनको स्टडी करें कि ये हैं क्या और ये क्यों हैं। उसके बाद फिर फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी एग्जांपल्स दें, तो हमने बहुत शुरू में बेसिक इसको स्टडी किया था। कोई इस तरह से ख्याल नहीं था कि एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है और बाकी सारी चीज़ें करनी है। तो अगेन एनआईसी कराची में ही एक हैकाथॉन था जिसमें उन्होंने प्रॉब्लम्स सामने ला कर रखी। ये वो प्रॉब्लम है जो कराची के लिए एक इशू है। अब बाकी तमाम लोग भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन ये होता है जब आपने सस्टेनेबल गोल्स को अच्छी तरह स्टडी किए होते हैं, तो जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो खुद ब खुद मोल्ड हो जाती है इस चीज़ के ऊपर कि यार अगर मैंने काम करना ही है और ये 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स में से अगर मैं 5 को इन करता हूँ तो एक पॉइंट ऐसा रह जाएगा जो जब भी आएगा तो ये वीक पॉइंट होगा और यहाँ मैं फेल हो जाऊँगा। तो अगर आपकी कोई भी डेवलपमेंट और आप चाहते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म में लेकर चलें, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को उसमें इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। और जब ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इस प्रॉब्लम को इस टूल के साथ सॉल्व करना है, तो फिर आप उसको बहुत आसानी के साथ कर लेते हो। होता ये है कि पहले हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाने के बाद कोशिश करते हैं कि कौन से गोल पे मैप हो रहा है। तो ये तो तरीका होता है, ये अप्रोच थोड़ी सी फॉल्स मेथड हो जाता है और इसमें जो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए था वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता है। अगर इसी चीज़ को रिवर्ट कर दें कि ये गोल्स हैं और ये प्रॉब्लम है, तो किस टूल के तहत, किस प्रोडक्ट के तहत मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होना, तो फिर डेफिनेटली जो एसडीजी है कि वो लाजमी होंगे। अगर मैं चाहूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल राशन ड्राइव की रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, तो फिर एक सॉफ्टवेयर बना होगा जो रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं ये चाहूँगा कि जो राशन ड्राइव हो रही है इसको इस सिस्टमेटिक वे में किया जा सके ताकि ये जो 2 गोल्स हैं ये मीट हो जाएँ, फिर जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करूँगा तो वो उसके अकॉर्डिंग करूँगा। तो अगेन गोल का पता होना फर्स्ट थिंग, फिर गोल को अपने प्रोडक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाना सेकंड चीज़ होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले। प्रोडक्ट बन जाए फिर आप उस पर देखेंगे कौन कौन सी जगहों पर मैप हो रही है। तो जब तक उसमें पिवट नहीं आएगा, आप अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेंगे, फिर वो डायरेक्ट मैपिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। सही। वैसे अब अगर मैं, मेरा एक सवाल तो नहीं, ये एक मफरूज़ा है कि इस पर ग्लोबली डिस्कशन होता है, जो हम बात करते हैं नो पॉवर्टी की बात करते हैं, ज़ीरो हंगर की बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि जी पूरी दुनिया में हर इंसान को एक बेसिक तनख्वाह मिलनी चाहिए। अब वो कितनी होनी चाहिए, तो कोई कहता है कि जिसको $1000 होना चाहिए या $500 होना चाहिए। सो आपकी बात सुन करके अब मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि कोई ऐसा काम ढूंढा जाए जो दुनिया का हर शख्स कर सकता हो, जिसको करने के नतीजे में
उसको वो $500 की तनख्वाह मिल जाए, क्योंकि अगर इस हिसाब से काम किया जाएगा तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये मैं अपनी ज़ाती उस पर कह रहा हूँ कि मुझे आपने फूड फॉर थॉट दे दिए, अब मैं बैठ करके एक ऐसा काम ज़रूर सोचूं जिसके अगर वो काम समझ में आ गया तो फिर वो काम लोग करना शुरू कर दें और वो बेसिक है इनकम उनको मिलना शुरू हो जाए। तो लिटरली इससे पहला और दूसरा गोल जो है वो अपने आप अचीव हो जाएगा, बल्कि आगे मेरे ख्याल में 9th या 10th गोल है जो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ का, वो भी साथ में अचीव हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली। एक काम सोचना पड़ेगा मुझे, ये काम है जो लोगों को सोचना है कि वो कौन सा काम है जो कोई भी शख्स करे और उसके नतीजे में उसको इतने पैसे जो हैं वो अपने आप मिलना शुरू हो जाएं। एग्जैक्टली, मतलब बेहतरीन ख्याल है अंदिल आपका। और इसमें भी इस तरीके से होता है कि गोल नंबर 1 एंड 2 जो है वो तो डेफिनेटली मीट होंगे, और वो फर्स्ट लेवल पर मीट होंगे, परफेक्ट मीट। और ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमें उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करना जो परफेक्ट मीट है। फॉर एग्जांपल 70% आप इसको भी मीट कर सकते हैं कि अगर नो पुअर्टी है और तमाम चीज़ें बेहतर चल रही हैं तो फिर कोई वायलेंट क्यों होगा। तो पीस वाली चीज़ है वो भी थोड़ी बहुत इसके अंदर आ जाएगी। और बाकी फिर और भी अगर आप गोल्स पे काम करें तो उस पर फिर वो 3rd लेवल 4th लेवल के ऊपर आप उनको भी मैप करवा सकते हैं। ट्रू, सही। एक हमारे पास मेरे ख्याल में चैट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हाँ, ये दानियाल नहीं किया है। हाँ, कि एज एन एंटरप्रेन्योर डू यू स्टार्ट बाय एमिंग टू एड्रेस एसडीजी और डू यू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम एज योर स्टार्टअप ग्रोज। तो आप इसको अभी मेरे ख्याल में एक्सप्लेन किया था। ये वही बात है कि आगे जाके बीच में अब उसको पिवट करना बेहतर रहेगा या शुरू से ही जो है उसको सामने रख के चल रहे हैं, तो वो एक दफ़ा दोबारा या तो उसको भी चीज़ ऐड कर दें इसी क्वेश्चन के नतीजे में। देखें, अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो फिर जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि आपने एक इकोनॉमिक वे में मुल्क की जीडीपी को बेहतर करने के लिए काम करना है। लेकिन अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो सस्टेनेबिलिटी है उसको बेहतर किया जा सके, इंसान की ज़िंदगी, उसके अलावा जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसको ख़त्म किया जा सके। तो अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हैं तो फिर होता ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट लॉन्च करते हैं। फिर आपको ख्याल आता है कि मैं इससे इतनी ज़्यादा मनी जनरेशन कर रहा नहीं हूँ, पैसे मेरे पास नहीं आ रहे, फिर मैं क्या करूँ। फिर आप जाते हैं ग्रांट लिखने के लिए, और जो फंडिंग बॉडी है उसमें सबसे बड़ी बॉडी यूएन है। तो फिर आप देखते हैं अच्छा इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं डेवलपमेंट के वो ये हैं कि अगर आप इन 17 गोल्स में से किसी गोल पे काम कर रहे हैं तो वो आपको इवेल्युएट करेंगे, और इसकी मैपिंग के जो कैलकुलेटर्स हैं वो भी उनके पास हैं कि अगर आप 1 पे 30% है, 2 पे इतने परसेंट है, तो ओवरऑल आपका 100 कहाँ से निकल रहा है, फिर आपकी फंडिंग क्या होगी, वो कैलकुलेटर्स चेक करें। उसके बाद फिर आपको ख्याल आता है कि अच्छा अब जब मुझे फंड्स की ज़रूरत है तो मेरे अपने प्रोडक्ट के लिए कोई मुझे फ़ंड करने को तैयार नहीं है। फ़ंड आपको जो मिलेगा वो इसलिए मिलेगा कि आप किन गोल्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगर आपने किसी गोल को लेकर काम किया है और उस गोल में मेंशन प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश की, रिड्यूस किया है, तो फिर आपका काम बेहतर हो सकता है। तो अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हैं तो फिर ये बहुत बेहतर होता है कि आप पहले से गोल को कंसिडर करके अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें। ठीक है, चलें, अब हमारा जो सेशन का आई टाइम है थिंक वो सो। भी कंप्लीट जी हो जी गया जी। है जी। जी अंदील, आप प्लीज क्लोजिंग करते हैं आप। जी तो जी। बस अब हम इजाज़त चाहेंगे अपने तमाम जो अटेंडीज़ हैं उनसे, और फीडबैक फॉर्म एक दानियाल ने शेयर किया तो उसके ज़रिए जो अपनी राय हमारे शेयर करें कि हम सेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, या इस सेशन ने अगर आपको इंस्पायर किया है सोशल वर्क करने के लिए तो वो अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। और अगर आप इसको फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फिर इस मैसेज को जो है या इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्टिविटी है, कोविड-19 है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो दिस वाज द ओनली सॉल्यूशन दैट वी हैव कि हम वेबिनार्स के थ्रू जो है अवेयरनेस रेजिंग के ऊपर काम करें। सो इस लिंक दिस के अच्छे मैसेज को जो है केसीएल के प्लेटफॉर्म से आप जहाँ तक शेयर कर सकते हैं कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।